हेलो स्टूडेंट, आज अपन एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे 11th का, जिसका नाम है तत्वों का वर्गीकरण और आवर्ती गुण। तो जैसा कि आपने शायद पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा तत्वों के वर्गीकरण के बारे में, तो इस चैप्टर के दो पार्ट हैं, तत्वों का वर्गीकरण और एवं आवर्ती गुण। वर्गीकरण वाला पार्ट अपन पढ़ेंगे पहले, वो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, उसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जेई में या नीट में या किसी एग्ज़ाम में नहीं आते, लेकिन ये वाला पार्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं। और इस पार्ट को सीखने के बाद ही केमिस्ट्री में और आगे के चैप्टर्स अपने को समझ में आएंगे। इस पार्ट के कंसेप्ट वो आगे के चैप्टर में भी लगेंगे, ठीक है। तो तत्वों का वर्गीकरण पढ़ेंगे, उसके बाद आवर्ती गुण पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ और सिखाऊंगा, बेसिकली वो परमाणु संरचना में सिखाई जाती है, क्योंकि परमाणु संरचना हो सकता है आप लोगों ने नहीं पढ़ा हो अभी। तो सबसे पहले अपन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना सीखेंगे। परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी परमाणु के, उनको किसी कोश में, या कक्षा भी बोलते हो आप लोग, अंग्रेजी में उस कोश को सेल कहते हैं या ऑर्बिट कहते हैं, किसी कोश में, उपकोश में या कक्षक में, किसी कोश, उपकोश या कक्षक में कैसे भरेंगे, या अपन कहें कि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों को किसी सेल या ऑर्बिट में, अंग्रेजी शब्द सब सेल में, और ऑर्बिटल में, कक्षक को अंग्रेजी में कहते हैं ऑर्बिटल में, कैसे अपन भरेंगे। तो सबसे पहले तो बात करते हैं परमाणु की। परमाणु, एटम, आप जानते हैं, पढ़ा होगा आपने परमाणु या एटम के बारे में, बहुत बेसिक बात है, बहुत छोटे छोटी कक्षाओं में भी पढ़ा देते हैं कि परमाणु किसी भी तत्व का वह छोटे से छोटा कण है। परमाणु किसी तत्व का वह छोटे से छोटा कण है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह पाता है। क्या है परमाणु? परमाणु किसी तत्व का वह छोटे से छोटा कण है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह पाता है, ठीक है। तो ये बात तो आप जानते हो, लिखना चाहो तो ये डेफिनेशन लिख लेना। अब परमाणु के भी 3 मूलभूत कण हैं। मूलभूत कण, परमाणु के मूलभूत कण 3 हैं। बेसिक पार्टिकल, अंग्रेजी में क्या कहेंगे इनको? बेसिक पार्टिकल्स। कौन कौन से हैं परमाणु के मूलभूत कण या बेसिक पार्टिकल? अंग्रेजी में एक नाम और देते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल। सब एटॉमिक पार्टिकल, उप परमाणुवीय कण। कौन कौन से हैं ये तो आप जानते ही हैं। इलेक्ट्रॉन, इस पर ऋणावेश होता है। प्रोटॉन, इस पर धनावेश होता है। और तीसरा कण है न्यूट्रॉन, ये उदासीन होता है। तो परमाणु के 3 मूलभूत कण हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इनकी परमाणु में व्यवस्था क्या रहती है, कैसे परमाणु में ये व्यवस्थित रहते हैं? तो इन दोनों के बारे में तो किसी को कोई संदेह है नहीं। इनका एक कॉमन नेम भी है, इन दोनों को कॉमन नेम क्या देते हैं? न्यूक्लियॉन। आप जानते हैं नाभिक, नाभिक को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस।
तो ये दोनों कण कहाँ रहते हैं किसी परमाणु में? उसके नाभिक के अंदर, उसके न्यूक्लियस के अंदर। तो इनके बारे में तो किसी साइंटिस्ट को कोई डाउट, कोई संदेह नहीं है। उन्होंने सबने ये मान लिया कि परमाणु के केंद्र पर क्या रहता है? एक धनावेशित भाग रहता है, और इस धनावेशित भाग में ही परमाणु का समस्त द्रव्यमान केंद्रित रहता है। ये बात क्यों कही मैंने? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान लगभग शून्य होता है। जो भी द्रव्यमान होता है परमाणु के अंदर, वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के कारण ही होता है। ये पढ़ा होगा आपने, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान लगभग शून्य होता है। जो भी द्रव्यमान होता है वो किसके कारण होता है परमाणु में? न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों के कारण। तो परमाणु के केंद्र में एक उसका धनावेशित भाग क्यों कहा मैंने? क्योंकि न्यूट्रॉन पर आवेश शून्य, प्रोटॉन पर आवेश धन, तो इसलिए इस केंद्र पर पूरा धनावेश रहेगा। तो परमाणु के केंद्र में एक धनावेशित भाग होता है जिसमें परमाणु का पूरा द्रव्यमान केंद्रित रहता है। इसे क्या कहते हैं अपन? उसका न्यूक्लियस, नाभिक। तो इस नाभिक में रहते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। अब बात इलेक्ट्रॉन के बारे में आती है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है नाभिक के चारों ओर। नाभिक में तो होता नहीं है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कहाँ घूमते रहते हैं, कहाँ चक्कर लगाते रहते हैं? नाभिक के चारों ओर। दो तरह का ये चक्कर लगाते हैं, आपने पढ़ा होगा, पृथ्वी की तरह। जैसे सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी चक्कर लगाती है। एक तो पृथ्वी कहाँ लगाती है चक्कर? अपनी कक्षा में, उसे कक्षीय गति कहते हैं। अंग्रेजी में कहते हैं ऑर्बिट स्पिन। और दूसरा जो पृथ्वी है वो अपनी धुरी, अपनी अक्ष के चारों ओर चक्कर लगाती है, उसे कहते हैं अक्षीय गति, एक्सियल स्पिन या एक्सियल रोटेशन। ठीक है। तो इसी तरह इलेक्ट्रॉन भी परमाणु के नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है ऑर्बिट में, यानी ऑर्बिट स्पिन करता है, कक्षीय गति करता है, और अपने अक्ष के, अपनी धुरी के चारों तरफ भी घूमता है। तो दूसरी गति कौन सी करता है? वो एक्सियल स्पिन, या खाली इसको स्पिन भी कह देते हैं। ठीक है। अब समस्या ये है, प्रॉब्लम ये है कि इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में परमाणु के नाभिक के चारों ओर रहता कहाँ है? वो घूमता किस जगह पर है? उनको कुछ नाम दिया गया है, कहाँ घूमता है, कौन सी जगहों पर घूमता है। तो इसके लिए अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग समय पर अलग अलग थ्योरीज दी हैं, सिद्धांत दिए हैं। वो तो आप डिटेल में परमाणु संरचना में पढ़ोगे। मैं तो यहाँ उसी को एक आपको संक्षेप में बता के और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना सिखाऊंगा। तो नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है, कहाँ घूमता है, कौन सी स्थानों पर वो पाया जाता है, इसके बारे में अलग अलग समय पर अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग बातें की हैं। बोहर का नाम आपने सुना होगा। बोहर नाम का एक वैज्ञानिक था। उसने कहा कि नाभिक के चारों ओर इस तरह की वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं, और इन वृत्ताकार कक्षाओं में है इलेक्ट्रॉन क्या करते रहते हैं? घूमते रहते हैं। तो क्या कहा इनको? ये जो वृत्ताकार यहाँ पर मैंने कक्षाएं बनाई, इनको कोश कहा या कक्षाएं कहा बोहर ने। क्या कहा इनको? कोश या कक्षाएं। और उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन इनके अंदर घूमता रहता है, इनके अंदर चक्कर लगाता रहता है। इन कक्षाओं की ऊर्जा निश्चित होती है, नाभिक से दूरी निश्चित होती है, ऐसा बोहर ने कहा। तो इन कक्षाओं में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन की भी नाभिक से दूरी और उसकी ऊर्जा निश्चित होगी, ऐसा बोहर के सिद्धांत के अनुसार अपन कह सकते हैं। इन कक्षाओं को या कोशों को बोहर ने कौन से संकेत दिए, कौन से संकेतों से इनको उसने प्रदर्शित किया, रिप्रेजेंटेड किया? ये नाभिक हो गया। नाभिक के पास वाली कक्षा को उसने 1, फिर उससे दूर 2, फिर और दूर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इस तरह इनको कहा। इनको एक और संकेत उसने दिया बोहर ने। क्या दिया?
पहली कक्षा को के, दूसरे को एल, तीसरे को एम, चौथे को एन, ओ पी, इस तरह से के एल एम एन ओ पी। के का मतलब पहली कक्षा, ठीक है। के से अगर अपन प्रदर्शित करें तो इसका मतलब वो पहली कक्षा हो गई। एल से प्रदर्शित करें तो वो दूसरी कक्षा हो गई। एम से प्रदर्शित करें तो वो तीसरी कक्षा हो गई। और एन से प्रदर्शित करें तो वो कौन सी कक्षा हो गई? वो चौथी कक्षा हो गई। इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन भरने के लिए उसने एक नियम दिया जो आपने पढ़ा होगा। उसने कौन सा नियम दिया? 2n² रूल। n यहाँ कोश या कक्षा की संख्या है, तो उसने कहा n की वैल्यू क्या हो सकती है? 1 2 3 4। तो पहली कक्षा में जब n बराबर 1 होगा तो कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। n बराबर 2 होगा तो उसमें 8, n बराबर 3 होगा तो उसमें 18, और n बराबर 4 होगा तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 32। और क्या कहा इन्होंने कि 32 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन किसी कोश या कक्षा में नहीं आएंगे। सबसे अंतिम कक्षा में, सबसे बाहरी कोश कहते हैं अंतिम वाला, जो नाभिक से सबसे दूर होता है, जिस पर नाभिक का आकर्षण बल कम लगता है, तो सबसे बाहरी और सबसे अंतिम कक्षा में उसने कहा अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे। पर अब इस नियम के अनुसार आजकल इलेक्ट्रॉनों का अपन विन्यास नहीं लिखते, इलेक्ट्रॉनों को नहीं भरते, क्योंकि ये जो बोहर की कोश या कक्षा की धारणा है उसको आगे वैज्ञानिकों ने सही नहीं माना, क्योंकि इस धारणा के आधार पर बहुत सी बातों का, परमाणु के बहुत से गुणों का स्पष्टीकरण नहीं हो पाया। तो फिर वैज्ञानिकों ने कहा कि ये जो कक्षाएं हैं बोहर की, आगे वैज्ञानिकों ने बताया, नाम की ज़रूरत नहीं है कौन से वैज्ञानिक ने बताया, उसने कहा कि ये जो कक्षाएं हैं ये छोटे छोटे भागों में बटी रहती हैं। उन्हें क्या कहते हैं? उपकक्षाएं या उपकोश या उप ऊर्जा स्तर। तो आगे वैज्ञानिक ने कहा कि जो कोश होते हैं, कोश या जो कक्षाएं होती हैं, अंग्रेजी में कहते हैं इनको सेल, ये बटी रहती हैं, डिवाइडेड रहती हैं, किसमें? उपकोश में, सब सेल में, या इन्हीं को उप ऊर्जा स्तर भी कह देते हैं। सब एनर्जी लेवल में जो कोश या कक्षाएं होती हैं वो विभाजित रहती हैं। उपकोश कितने होते हैं इनके बारे में भी बताया। तो उन्होंने कहा कि उपकोश 4 प्रकार के हो सकते हैं या होते हैं। कौन कौन से? एस उपकोश या एस सबसेल या एस उप ऊर्जा स्तर, पी उपकोश, पी उप ऊर्जा स्तर, डी उपकोश और एफ उपकोश। तो इन्होंने बताया कक्षाएं तो 1 2 3 4 5 6 या KLMN हो सकती हैं, लेकिन कक्षाएं छोटे छोटे भागों में बटी रहती हैं। उनके अंदर इन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। उन छोटे छोटे भागों को, जो कक्षाएं बटी हुई हैं जिनमें, उन्हें क्या कहा? उपकोश या उप ऊर्जा स्तर। और कितने प्रकार के उपकोश या उप ऊर्जा स्तर बताए? 4 प्रकार के, एस, पी, डी और एफ। अब अपन बात करते हैं कौन सी कक्षा में, यानी कक्षा से छोटा भाग है ये, कक्षा बटी हुई है, यानी एक कक्षा में एक से ज़्यादा उपकोश हो सकते हैं। कक्षा यानी एक बड़ा एरिया, कोश यानी एक बड़ा एरिया, उपकोश यानी उसका छोटा एरिया। जैसे कोश अपन कहते हैं एक कॉलोनी या मोहल्ला, कॉलोनी या मोहल्ला वो कोश हो गया, और उस कॉलोनी या मोहल्ले में जो मकान हैं वो हो गए उपकोश। तो कॉलोनी एक बड़ा एरिया, मकान एक छोटा एरिया, ठीक है। तो किसी कोश में, किसी कक्षा में एक या एक से ज़्यादा उपकोश हो सकते हैं। तो जैसे n बराबर 1,
यानी इसका मीनिंग है कि पहला कोर्स या पहली कक्षा। तो इसमें बताया गया कि पहले कोर्स या पहली कक्षा में केवल एक ही उपकोष होता है, जिसे किससे दर्शाते हैं? कक्षा के लिए तो संकेत अपन ने 1 लिख लिया, और एक उपकोष होता है, और वो भी कौन सा होता है? एक उपकोष S। तो इसे किससे दर्शाएंगे अपन? 1S से 1S से दर्शाते हैं इसको। फिर उसने कहा दूसरी कक्षा जो होती है, दूसरा कोष, इसमें उसने कहा कि 2 उपकोष होते हैं। कौन कौन से 2 उपकोष होते हैं? S और P। और इनको कैसे दर्शाते हैं? 2S यानी दूसरी कक्षा का S उपकोष, और 2P यानी दूसरी कक्षा का P उपकोष। ठीक है। फिर N बराबर 3 यानी तीसरा कोष, तीसरी कक्षा, इसमें 3 उपकोष होते हैं, 3S, 3P और 3D। और N बराबर 4, इसमें 4 उपकोष या 4 उप ऊर्जा स्तर होते हैं, 4S, 4D, 4P, 4D और 4F। ठीक है। 5वीं कोष या 5वीं कक्षा में भी ये 4 ही उपकोष होंगे। आगे अभी खोज हुई नहीं है, अगर आगे और डिस्कवरी होती है तो F के बाद कौन सा उपकोष खोजा जाएगा आगे? G। कभी कभी इमेजिनरी काल्पनिक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है, तो अपन मान लेंगे आगे वाली कक्षाओं में G उपकोष हो सकता है। और आगे खोज होंगी G के बाद तो कौन सा उपकोष खोजा जाएगा? S, P, D, F, G के बाद H। तो आगे अगर खोज होती हैं, आगे डिस्कवरी होती है, तो नए उपकोष भी मिल सकते हैं आपको। ठीक है। तो ये अभी तो यही मानेंगे कि 4 उपकोष अपना वैसे काम इन्हीं से चल जाएगा, क्योंकि परमाणु क्रमांक अपने पास अभी 118 तक के तत्व ऐसा मान रहे हैं कि खोज लिए गए हैं, तो वहाँ तक काम चल जाएगा इनमें। ठीक है। तो ये कोष हैं, ये छोटे छोटे भागों में डिवाइडेड है, इनको क्या कहते हैं? उपकोष। आगे और डिस्कवरी या और खोज हुई। ठीक है। तो कोष तो क्या है? नाविक के चारों ओर जो वृत्ताकार पथ होते हैं, कोष क्या है? नाविक के चारों ओर जो वृत्ताकार पथ होते हैं, नाविक के चारों ओर जो वृत्ताकार पथ होते हैं जिनकी ऊर्जा निश्चित होती है, उन्हें क्या कहते हैं अपन? कोष या कक्षाएं। कोष या कक्षाएं छोटे छोटे उप ऊर्जा स्तरों में बटे हुए रहते हैं, यानी एक कोष में कई छोटे छोटे उप ऊर्जा स्तर या उपकक्षाएं या उपकोष होते हैं। फिर आगे और खोज हुई तो कक्षक के बारे में बात की। अंग्रेजी में कहते हैं ऑर्बिटल। कक्षकों के बारे में बात की, यानी आगे जब और डिस्कवरी की, साइंटिस्टों ने और बातें की, कुछ और एक्सपेरिमेंट किए, तो उन्होंने ये कहा कि वास्तव में इलेक्ट्रॉन ना तो कोष के अंदर रहता है ना उपकोष के अंदर रहता है, बल्कि नाविक के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन है, जिन स्थानों पर रहता है, जिन स्थानों पर उसके मिलने की संभावना ज़्यादा होती है, नाविक के चारों ओर जिन स्थानों पर इलेक्ट्रॉनों का घनत्व सबसे अधिक होता है या उसकी प्रायिकता सबसे ज़्यादा होती है, 90 से 95%, उस स्थान को क्या कहते हैं अपन? कक्षक कहते हैं। उस स्थान को क्या कहते हैं? कक्षक कहते हैं। तो लिखना चाहो तो इसकी परिभाषा लिख लेना कक्षक की। नाविक के चारों ओर त्रिविम में, त्रिविम यानी खाली जगह, तो नाविक के चारों ओर त्रिविम में, स्पेस में, खाली जगह में जिन स्थानों पर या जिन क्षेत्रों में, तो जिन स्थानों पर इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना, इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना या प्रायिकता सबसे अधिक होती है, उन्हें क्या कहते हैं? कक्षक या ऑर्बिटल।
कक्षक यानी या ऑर्बिटल जो है वो, कक्षक या ऑर्बिटल वह स्थान है जहां इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना सबसे ज़्यादा है। कोश किस में विभाजित है? उपकोश में। और उपकोश किस में विभाजित है? कक्षकों में। जैसे एक अपन कोई शहर की बात करें, सिटी की बात करें, तो आपने देखा होगा किसी शहर में केंद्र के में एक उस शहर के सेंटर में एक जगह होती है। जैसे उन जगहों के अलग अलग नाम होते हैं, कहीं उनको चौक कहते हैं, कहीं कोई और नाम होता है, ठीक है, कहीं कुछ नाम है, कहीं कुछ नाम है, अलग अलग शहरों में अलग अलग जगह में। जैसे इंदौर की बात करें तो वहाँ सेंटर में एक जगह उसको राजबाड़ा कहते हैं। ग्वालियर की बात करें तो वहाँ सेंटर में एक जगह है उसको बाड़ा बोलते हैं, महाराज बाड़ा। और कोटा की बात करें तो कोटा में सेंटर में क्या है? तालाब है, उसके चारों तरफ पूरा शहर बसा होता है। तो ऐसे परमाणु में सेंटर में कौन होता है? एक नाभिक, और उस नाभिक के चारों तरफ पूरे परमाणु में इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो शहर के चारों तरफ का क्षेत्र होता है, उसमें कौन रहते हैं? पर्सन रहते हैं, आदमी रहते हैं, मनुष्य रहते हैं। तो जैसे शहर में एक केंद्र होता है, उसके चारों तरफ कॉलोनियाँ होती हैं, बड़े बड़े एरिया होते हैं। तो ऐसे ही परमाणु में नाभिक के चारों ओर कौन होते हैं? कोष होते हैं, बड़े बड़े एरिया, ठीक है, कॉलोनी की तरह, मोहल्लों की तरह। फिर उन कॉलोनी या मोहल्लों में तो आदमी रहते नहीं हैं। कॉलोनी या मोहल्ले किस में डिवाइड रहते हैं, किस में विभाजित रहते हैं? कॉलोनी किससे बनी होती हैं? मकानों से, हाउस से, मल्टी से, तो वो उपकोष। तो कॉलोनी किस में विभाजित है? मकानों में। कोष किस में विभाजित है? उपकोष में। उसी तरह फिर जो मकान होते हैं उनमें क्या बने होते हैं? रूम, कमरे, यानी मकान किस में विभाजित हैं? कमरों में। तो उसी तरह उपकोष किस में विभाजित हैं? कक्षक में, ऑर्बिटल में। तो समझ में आ गया। तो एक शहर से अपन कंपैरिजन कर लें परमाणु की, तो कुछ बात उसकी समझ में अपने दिमाग में आ जाएगी। अब कमरों में कौन रहते हैं? व्यक्ति। तो सामान्यतः बात करें अगर अपन, तो एक कमरे में कितने व्यक्ति रहते हैं? 2 सामान्यतः। जैसे अगर हॉस्टल हैं तो एक कमरे में हॉस्टल वाले 2 स्टूडेंट रख देते हैं, ठीक है। अगर अपन बात करें घरों में तो कमरों में एक कमरे में पति पत्नी रहते हैं। तो उसी तरह से कक्षक में, एक कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 2। एक कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। और उनका चक्रण क्या होता है? विपरीत। एक इलेक्ट्रॉन अगर घड़ी की सुई की दिशा में यानी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। ये बात एक वैज्ञानिक ने बताई, उसी के नाम पर इसको एक नियम दे कहते हैं। ये कहलाता है पाउली का अपवर्जन नियम। उसने ही कहा एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं जिनका चक्रण विपरीत दिशा में होता है। तो एक कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? अधिकतम 2। इसकी डेफिनेशन मैंने क्या बताई थी कक्षक की? नाभिक के चारों ओर त्रिविम में वह स्थान या वह क्षेत्र जहां पर इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की प्रायिकता अधिकतम होती है, उसे कक्षक कहते हैं। ठीक है।
और एक कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, जिनका चक्रण क्या होगा? विपरीत। तो एक नियम कहलाता है, इसको क्या कहते हैं अपन? किस वैज्ञानिक ने दिया? पाउली, PAUL बाय या LI, पाउली का अपवर्जन नियम। ये 3 नियम हैं किसी भी कक्षक में या कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरने संबंधी, किसी भी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने संबंधी। अब आजकल ये माना जाता है कि इलेक्ट्रॉन कोश में या उपकोश में नहीं रहता। कहाँ रहता है? कहाँ रहते हैं? कक्षक में। जब नहीं पता था तब मान लिया, लेकिन अब तो पता है ना कि भाई इलेक्ट्रॉन कक्षक में रहते हैं। नई डिस्कवरी हुई है, आप पढ़ोगे परमाणु संरचना में कैसे हुई है। तो किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों को व्यवस्थित या भरने संबंधी किसमें? कक्षकों में 3 नियम अपन पढ़ेंगे। इनको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के नियम कहते हैं। तो एक नियम मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ आपसे, उसको कहते हैं पाउली का अपवर्जन नियम। इन्होंने क्या कहा कि किसी कक्षक में, जैसे कमरे में 2 व्यक्ति रह सकते हैं या रहते हैं, उसी तरह इन्होंने कहा किसी कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। अधिकतम 2, एक भी रह सकता है, खाली भी रह सकता है, पर अधिकतम 2। तो इन्होंने कहा किसी कक्षक में, किसी ऑर्बिटल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, जिनका चक्रण कैसा होगा? एक घड़ी की सुई की दिशा में घूमेगा तो दूसरा घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में घूमेगा। तो ये पाउली का अपवर्जन नियम है। किसी कक्षक में यानी ऑर्बिटल में, कई लोग हिंदी में भी इसको कक्षक को ऑर्बिटल लिख देते हैं, है ना, अंग्रेजी शब्द पर लिख देते हैं कई बार हिंदी में। किसी कक्षक या ऑर्बिटल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, जिनके चक्रण क्या होते हैं? विपरीत दिशा में होते हैं। तो एक कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2, जिनके चक्रण क्या होंगे? विपरीत दिशा में। तो नाभिक के चारों ओर एक बड़ा एरिया है जिसे कोश कह रहे हैं। फिर वो छोटे छोटे भागों में विभाजित है, उपकोश यानी कॉलोनी। कॉलोनी डिवाइडेड है मकानों में, मल्टियों में, हाउसेज में। फिर हाउसेज डिवाइडेड है किसमें? कमरों में, रूम्स में। यानी उपकोश डिवाइडेड है कक्षकों में। इलेक्ट्रॉन कहाँ रहते हैं? कक्षकों में। तो ये बात तो मैंने बता दी कि पहले कोश में केवल एक उपकोश होगा, जिसे अपन दर्शाएंगे 1s से। दूसरे कोश में 2 उपकोश होंगे, जिन्हें 2s और 2p से दर्शाएंगे। तीसरे कोश में 3 उपकोश होंगे, 3s, 3p, 3d। और चौथे कोश में 4 उपकोश होंगे, 4s, 4p, 4d, 4f। पांचवें कोश में भी क्या होगा? 4 ही उपकोश अपन मानेंगे अभी, ठीक है। अभी आगे खोज होंगी तो G, H, I और उपकोश खोजे जाएंगे। जिन संकेतों से उपकोश को दर्शाते हैं, 4 प्रकार के उपकोश बताए गए हैं, तो 4 ही प्रकार के अभी कक्षकों की खोज हुई है। कौन से? S, P, D और F। अब अपने को ये देखना है कि एक उपकोश में कितने कक्षक होंगे। पहले नोट करो ये, फिर मैं बताता हूँ आपको। तो जैसे कोश तो मैंने बता दी उपकोश में विभाजित हैं। प्रथम कोश में एक ही उपकोश है, जिसे 1s से दर्शाया।
द्वितीय कोश में 2 उपकोश हैं, 2 जिसे 2s और 2p से। तृतीय कोश में 3 उपकोश हैं, 3s 3p 3d और 4s 4p 4d 4f। ठीक है, कक्षक के संकेत भी यही हैं, SPDF। कक्षक भी 4 प्रकार के अभी तक खोजे गए हैं जिन्हें SPDF से दर्शाते हैं। इनकी आकृति क्या होती है उसके बारे में तो आप परमाणु संरचना में पढ़ोगे डिटेल में, अपन उसमें नहीं जाएंगे। अपन तो ये देखेंगे कि किसी उपकोश में अधिकतम कितने कक्षक आ सकते हैं। तो जैसे यहाँ उपकोश, और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कक्षकों की संख्या। ठीक है, फिर इसके बाद मैं लिखूँगा कक्षकों की संख्या। फिर किसी उपकोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। ठीक है, कक्षक को अंग्रेजी में याद रखना ऑर्बिटल कहते हैं। ऑर्बिटल में तो मैंने बता ही दिया आपको, एक ऑर्बिटल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2। उसी से अपन देखेंगे कि उपकोश में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। पहले अपन क्या पता करेंगे, एक उपकोश में कक्षक कितने हो सकते हैं। तो कोई भी आप s उपकोश ले लो, 1s 2s 3s, यानी कोई भी s उपकोश ले लो, किसी भी s उपकोश में केवल एक ही कक्षक होता है। तो कक्षकों की संख्या 1 होगी किसी उपकोश में। ठीक है, और इसको अपन अभी यहाँ पर पूरी आकृति तो नहीं बनाएंगे, एक डब्बे से दर्शा देंगे, एक यहाँ पर डब्बे से एक ब्लॉक से दर्शा देंगे। कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं इसमें, 2, अधिकतम 2। ठीक है, उन इलेक्ट्रॉनों को अपन जैसे लिखेंगे तो एक क्लॉकवाइज चक्कर लगाएगा, तो क्लॉकवाइज के लिए एक एरो ऊपर लगा देंगे। ऊपर की तरफ एरो बता रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन घड़ी की सुई की दिशा में घूम रहा है। और दूसरा अपन एंटी क्लॉकवाइज, तो ऐसे बता देंगे। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन हैं। तो किसी भी s उपकोश में कितने कक्षक हैं, 1। मैंने ये एक ब्लॉक से बता दिया, डब्बे से बता दिया। और एक कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2। तो बताओ किसी भी s उपकोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन किसी भी s उपकोश में नहीं आएंगे, क्योंकि एक ही कक्षक है। एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो s उपकोश में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। उसके बाद p उपकोश, 2p 3p 4p या कोई भी p। तो किसी p उपकोश में जो कक्षकों की संख्या होती है वो 3 होती है, यानी p उपकोश 3 कक्षकों में बटा रहता है। तो 3 यहाँ पर कक्षकों की संख्या होती है, जिनको आप 3 डब्बों से बता सकते हो, है ना। ये 3 डब्बे, 3 ब्लॉक यहाँ पर मैंने बता दिए, 3 कक्षकों को बता रहे हैं। एक कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 अधिकतम, जिनमें इलेक्ट्रॉनों के चक्रण की दिशा क्या होगी, विपरीत। ऊपर की तरफ एरो लगाए हैं मैंने, वो क्या हो गए, घड़ी की सुई की दिशा में चक्कर लगा रहे हैं, क्लॉकवाइज। जो नीचे की तरफ है वो एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में। तो एक p उपकोश में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 6। आप 6 इलेक्ट्रॉन अधिकतम भर सकते हैं। 6 से कम भी हो सकते हैं, 0 खाली भी हो सकते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी। लिखते कैसे हैं, जैसे मैं यहाँ पर S के पहले n लिख दूं, n से मतलब कोई भी कोष, 1 2 3, और ये S। तो कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं इसमें, अधिकतम 2। इलेक्ट्रॉन को कहाँ लिखते हैं, इसकी पावर में, घात में। तो 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो NS1 लिखेंगे, और 2 इलेक्ट्रॉन अगर
होंगे किसी s उपकोष में, s ऑर्बिटल में, तो उसे क्या लिखेंगे NH2। ऐसे p के लिए मैं n लिख देता हूँ, n यहाँ पर कोई भी कोष हो सकता है, दूसरा, तीसरा, चौथा, 2p, 3p, 4p। तो इसमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 6, तो इसको पावर में लिखते हैं 1 2 6। एक इलेक्ट्रॉन है तो np1 या 2p1 3p1, 2 है तो np2, 3 है तो np3 और 6 इलेक्ट्रॉन है तो np6। ठीक है, इस तरह से लिखे जाते हैं। ये किसको बता रहा है, कोष को, ये उपकोष को, ये इलेक्ट्रॉनों को। ठीक है, यानी इनको लिखने का तरीका ये है n यानी कोष की संख्या, l यानी उपकोष के लिए संकेत, और nl की पावर x। तो ये तो किसको बता रहा है, कोष को प्रदर्शित कर रहा है। ये किसको प्रदर्शित कर रहा है, उपकोष को, और ये किसको बता रहा है, इलेक्ट्रॉनों को। डी उपकोष जैसे 3D, 4D, 5D या कोई भी डी, इसमें अधिकतम 5 ऑर्बिटल होते हैं। 5 ऑर्बिटल ही होते हैं, अधिकतम नहीं, 5 ऑर्बिटल ही होते हैं। ऐसा नहीं है 5 से कम होंगे, 5 ही ऑर्बिटल है, फिक्स है। इनको अपन किससे बताएंगे, 5 डब्बों से। एक डब्बा यानी एक ऑर्बिटल, 2 3 4 5। एक ऑर्बिटल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2, तो 5 ऑर्बिटल में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो इसमें उपकोष में, डी उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो सकती है, 10। कैसे लिखेंगे, एन डी, और 1 से लेके कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं इसमें, 10। और एफ उपकोष, कोई भी एफ, उसमें कितने कक्षक होते हैं, 7। देखो कितने बढ़ते जा रहे हैं कक्षक, इसमें 1 था, फिर इसमें 3, इसमें 5, इसमें 7। एफ कक्षक में, या सॉरी एफ उपकोष में 7 कक्षक। आगे बताओ, अगर जी उपकोष की खोज हो जाती है, डिस्कवरी हो जाती है, तो उसमें कितने कक्षक होंगे, 2 बढ़ा दो, 7 और 2 9। एच की खोज हो जाती है आगे, तो फिर 2 बढ़ा देना, 9 और 2 11। ठीक है, इसमें अधिकतम कितने ऑर्बिटल हो सकते हैं, 7। तो 7 डब्बे बना दो, 1 2 3 4 5, ये 6 और 7। एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, जिनका चक्रण कैसा होगा, विपरीत। तो अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं उपकोष में, एफ उपकोष में 14। लिखेंगे कैसे, एन एफ की पावर 1 से 14। अधिकतम 14 आ सकते हैं, 14 से कम भी हो सकते हैं, 1 2 3 4 5। तो किसी उपकोष का विभाजन ऑर्बिटल में, किसी एस उपकोष में एक ही ऑर्बिटल, पी उपकोष में 3 ऑर्बिटल होते हैं, अधिकतम नहीं होते ही हैं, 4। डी उपकोष में 5 ऑर्बिटल, और एफ उपकोष में 7। आगे जी अगर खोजा जाता है तो देखो डिफरेंस कितने का आ रहा है, 1 से 3 2 बढ़ गए, 3 से 5 2 बढ़ गए, 5 से 7 2 बढ़ गए। और उसके बाद जी में अगर खोजा जाता है तो 9 ऑर्बिटल होंगे, 9 कक्षक, और 9 कक्षकों में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे, 18। एच की खोज होती है तो उसमें 11 ऑर्बिटल होंगे, और अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं उसमें, 22। ठीक है, कैसे लिखा जाता है, किसी कोष में, सॉरी उपकोष में या किसी कक्षक में इलेक्ट्रॉनों को, उसको पावर में लिख देते हैं, उसका संकेत लिख के उसकी पावर में लिख देंगे। ठीक है, तो उपकोष
में इलेक्ट्रॉन कैसे लिखेंगे, कक्षकों में इलेक्ट्रॉन कैसे लिखेंगे, इस तरह से। ये बात भी समझ में आ गई, इसको और अपन आगे डिस्कस करेंगे अभी। तो ये बात समझ में आ गई, परमाणु कैसे बना हुआ है, नाभिक से, फिर कक्षाओं से उपकक्षाओं में डिवाइडेड है, फिर वो ऑर्बिटल में डिवाइडेड है। इलेक्ट्रॉन कैसे आ सकते हैं, कोश में इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, उसके लिए तो आपने किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, किसी सेल में इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, उसके लिए तो आपने 2n² का नियम पढ़ा है। लेकिन अब वो नियम ज़्यादा अपन नहीं अप्लाई करते, अब अपन जो है उपकोश और कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भर के देखते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए 3 नियम दिए हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से मतलब विभिन्न ऑर्बिटलों में या विभिन्न उपकोशों में इलेक्ट्रॉन भरना क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अच्छा, एक बात और बताएं, जैसे मैंने ये 1s 2s 3s 2p 3p 4p 3d 4d 5d 4f 5f ये यहाँ पर मैंने उपकोश या ऑर्बिटल लिख दिए, ठीक है। एक बात और बताएं, यहाँ पर ये जो उपकोश हैं, ये जो उपकोश हैं, इनकी ऊर्जाएं, इनकी एनर्जी समान नहीं होती, वो डिफरेंट होती हैं। जैसे एक बात मैं आपको कहूँ, 2s और 2p की ऊर्जा भी समान नहीं होगी। बोहर ने तो समान माना कि भाई दूसरा कोश है उसकी ऊर्जा समान है, और दूसरे कोश में 2 उपकोश हैं 2s 2p। तो आगे खोजों से पता चला कि 2s और 2p जो 2 उपकोश हैं वो दूसरे कोश के हैं, फिर भी उनकी ऊर्जाएं समान नहीं हैं। तो ये सभी जो उपकोश हैं इनकी ऊर्जाएं समान नहीं होती, इनकी ऊर्जाएं अलग अलग होती हैं, इनकी ऊर्जाओं में अंतर होता है। ये आप पढ़ोगे परमाणु संरचना में। एक और बात, ये जो मैंने लिखा, जैसे कोई भी p उपकोश है, जैसे ये p उपकोश है, इसके 3 ऑर्बिटल हैं, ये इन तीनों की ऊर्जाएं समान होंगी, तो इनको आप एक साथ लिख सकते हो, इन तीनों की ऊर्जाएं समान होंगी। डी उपकोश में 5 ऑर्बिटल हैं, पांचों की ऊर्जाएं समान होंगी, लेकिन 3d और 5d की ऊर्जाएं अलग अलग होंगी। 3d के 5 ऑर्बिटल की ऊर्जाएं समान होंगी, 4d के 5 ऑर्बिटल की ऊर्जाएं समान होंगी, लेकिन इन दोनों की ऊर्जाएं अलग होंगी। इसी तरह f उपकोश में 7 ऑर्बिटल हैं, इनकी ऊर्जाएं समान होंगी। जैसे 4f के 7 ऑर्बिटल की ऊर्जाएं समान होती हैं, लेकिन 5f के 7 ऑर्बिटलों की ऊर्जाएं आपस में समान होती हैं, लेकिन इन दोनों में 4f और 5f ऑर्बिटल में या उपकोश में ऊर्जा में अंतर होता है। तो अपन आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अंग्रेजी में कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। किसे कहते हैं? किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉनों को विभिन्न उपकोशों या कक्षकों में विभिन्न सबसेल या ऑर्बिटलों में भरना क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। परमाणु के इलेक्ट्रॉनों को, ये तो जानते हो किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, उसका परमाणु क्रमांक होगा, उसके बराबर इलेक्ट्रॉन होते हैं उदासीन अगर है तो। ये तो पढ़ा होगा ना, परमाणु क्रमांक, द्रव्यमान संख्या, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन कितने होंगे किसी परमाणु में, ये निकालना तो सीखा होगा ना। क्योंकि जिस नाभिक में जितने प्रोटॉन होते हैं उसको ही उसका परमाणु क्रमांक कहते हैं। नाभिक में जितने प्रोटॉन होते हैं उतना ही क्या होता है उसका परमाणु क्रमांक।
और उदासीन है परमाणु, उदासीन से मतलब उस पर कोई धन या ऋण आवेश नहीं है। तो जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉनों की संख्या प्रोटॉन इलेक्ट्रॉनों के समान भी हो सकती है और उनसे भिन्न भी हो सकती है, उनसे भिन्न भी हो सकती है। ठीक है, तो किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉनों को विभिन्न कक्षकों यानी ऑर्बिटलों में क्या करना, व्यवस्थित करना, ये क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनों को व्यवस्थित करना, उनको विन्यासित करना, वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनों का विन्यास लिखने के लिए, परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था करने के लिए, ठीक है, कहाँ पर, उपकोष या कक्षकों में, सबसेल या ऑर्बिटलों में 3 नियम दिए गए। कितने नियम दिए गए, 3। एक नियम अपन ने पढ़ लिया है, फिर भी इसको अपन लिख लेंगे। पहला नियम ये कहलाता है, अंग्रेजी शब्द लिख दूं पहले तो मैं, ऑफ वाव प्रिंसिपल, ऑफ वाव प्रिंसिपल, हिंदी में आप लिख देते हैं ऑफ वाव सिद्धांत। ऑफ वॉ भी बोल देते हैं कुछ लोग, ऊ नहीं लगाते, ऑफ वॉ लिख देते हैं खाली। ये किसी वैज्ञानिक का नाम नहीं है, ध्यान रखना। ऑफ वॉ ये एक जर्मन भाषा का शब्द है, जिसका मतलब होता है रचना करना यानी बनाना। क्या बनाना, इलेक्ट्रॉनों के द्वारा किसी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना, उसकी रचना करना। तो जर्मन भाषा का शब्द है ये ऑफ वॉ, ठीक है, कोई वैज्ञानिक का नाम नहीं है। दूसरा नियम अपन ने पढ़ा पाउली का अपवर्जन नियम। और एक तीसरा नियम पढ़ेंगे, यहाँ अंग्रेजी में लिखूंगा इसको, पाउली का अपवर्जन नियम। चलो अब ठीक है, पहले इसका तो अंग्रेजी लिख दिया, पहले इसका भी अंग्रेजी लिख देते हैं, फिर हिंदी में लिख देंगे। पाउलीज एक्सक्लूजन लॉ या रूल, अब हिंदी लिख देते हैं। पाउली का अपवर्जन नियम। और चौथा नियम है हुंड का उच्चतम बहुलकता का नियम। हुंड का उच्चतम बहुलकता का नियम। तो इसको अंग्रेजी में लिख देते हैं पहले तो, हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ये वैज्ञानिक के नाम है, पाउली वैज्ञानिक का नाम है, हुंड वैज्ञानिक का नाम है, ये वैज्ञानिक का नाम नहीं है। हुंड का उच्चतम बहुलकता का नियम। तो किसी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था करने के लिए अपन ने ये नियम तो पढ़ लिया। इसमें मैंने क्या कहा, किसी
कक्षक में किसी ऑर्बिटल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं या हो सकते हैं जिनका चक्रण विपरीत दिशा में होगा। इन दोनों नियमों में से पहले मैं ये नियम पढ़ाऊंगा, अफबाउ प्रिंसिपल, अफबाउ नियम। तो ये नोट करो। तो इसमें पहला नियम अपन पढ़ेंगे अफबाउ सिद्धांत या नियम। प्रिंसिपल लिखा है तो सिद्धांत लिख दो। अफबाउ प्रिंसिपल। अफबाउ प्रिंसिपल क्या है? ये प्रिंसिपल, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो कोष या कक्षाएं होती हैं उनकी ऊर्जा निश्चित नहीं होती, उनकी ऊर्जाओं में क्या होता है? डिफरेंस होता है। ये सामान्य नियम है, प्रकृति का कह लो, किसी परमाणु का कह लो, अणु का कह लो, कि वो निम्न ऊर्जा स्तर को ग्रहण करना चाहता है, क्योंकि स्थायित्व और ऊर्जा में एक संबंध है। स्थायित्व जो होता है वो ऊर्जा के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर ऊर्जा कम होगी किसी भी सिस्टम की, वो सिस्टम से मतलब अणु की, परमाणु की, तो उसका स्थायित्व उतना ही ज़्यादा होगा। ये नियम है प्रकृति का। तो यहाँ पर भी जैसे आपके पास इलेक्ट्रॉन है और कक्षक हैं जिनकी ऊर्जाओं में अंतर है, तो बताओ पहले इलेक्ट्रॉन कौन से कक्षकों में ऑर्बिटलों में जाना पसंद करेंगे, रहना पसंद करेंगे? जिनकी ऊर्जाएं कम होंगी, जिनकी ऊर्जाएं कम होंगी। जब वो भर जाएंगे, उनमें जगह खाली नहीं बचेगी, तो फिर वो ज़्यादा ऊर्जा वाले कक्षकों में जाएंगे। जैसे इसको एक उदाहरण से समझ लें कि मान के चलो एक आपके पास कॉलोनी है और उस कॉलोनी में अलग अलग मकान हैं। उन मकानों में अलग अलग रेंट है, किराया है। स्टूडेंट आते हैं तो पहले वो क्या कोशिश करेंगे कि भाई ऐसे मकान के कमरों में रहना पसंद करेंगे जहाँ किराया, जहाँ रेंट कम है। फिर वो भर जाएंगे। अब भर गए साहब, किसी मकान में सबसे कम रेंट था, वो भर गया, अब तो उसमें कमरा मिल नहीं सकता। तो फिर क्या देखेंगे? उससे थोड़ा ज़्यादा रेंट वाला जो मकान है या जो कमरे हैं, फिर उनको भरेंगे। अब वो भी भर गए तो फिर उससे ज़्यादा रेंट वाले में जाएंगे। तो इसी तरह समझ लो कुछ, है ना। ये इस तरह के एग्जाम्पल देते हैं, इनका कोई वैसे साइंटिफिक लॉजिक नहीं होता, ये तो आपको समझाने के लिए बता देते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पहले किन में जाना पसंद करेंगे? कम ऊर्जा वाले कक्षकों में, उनमें भरेंगे पहले। अब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, अब वो भर गए पूरे, अब उनमें जगह नहीं है, खाली नहीं है, तो फिर उसके बाद उससे ज़्यादा ऊर्जा वाले में, वो भी भर गया, फिर उससे ज़्यादा ऊर्जा वाले में। तो इलेक्ट्रॉन इसी तरह, और कहाँ तक भरेंगे भाई? जितने इलेक्ट्रॉन है वहाँ तक भर जाएंगे। अब है ही नहीं इलेक्ट्रॉन, तो ज़बरदस्ती थोड़ी भरेंगे वो कोई आगे। तो इन्होंने क्या कहा? विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन उनकी ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में भरते हैं। तो ये पाउली का अपवर्जन नियम अफबाउ सिद्धांत कहलाता है। विभिन्न किसी परमाणु के, है ना, परमाणु की बात हो रही है, अलग अलग परमाणु के नहीं, किसी परमाणु के विभिन्न कक्षकों में या उपकोषों में इलेक्ट्रॉन कक्षकों की ऊर्जा के बढ़ते क्रम में
भरते हैं। तो कक्षकों की ऊर्जा के बढ़ते क्रम में इलेक्ट्रॉन भरेंगे। अब कक्षकों की ऊर्जा का क्रम क्या है, ये प्रयोगों द्वारा एक्सपेरिमेंट से निकाला गया है कि किस कक्षक की ऊर्जा। वैसे इसको देखने के आपको नियम भी परमाणु संरचना बताएंगे, मैं तो यहाँ भी बता देता हूँ आपको कि एक्सपेरिमेंटली निकाला गया है वैसे तो। फिर वहाँ एक नियम पढ़ा देंगे आपको, n+l रूल। n यानी मुख्य क्वांटम संख्या, l यानी दिगंशी क्वांटम संख्या, उनको जोड़ के बताएंगे वो, तो उससे आप देख लोगे, चेक कर लोगे। पर फिर भी आपको ऊर्जा का क्रम तो याद रखना ही पड़ेगा। तो कक्षकों की ऊर्जा का बढ़ता क्रम क्या है, सबसे कम ऊर्जा प्रथम कोश, जैसे कोश में अगर बात करें, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 होते हैं। तो 1 कोश जो होता है, पहली कक्षा जो होती है उसकी ऊर्जा कम होती है, वो नाभिक के ज़्यादा पास रहती है बोहर के अनुसार। फिर दूसरी कक्षा, फिर तीसरी कक्षा। तो पहली कक्षा में तो एक ही उपकोश है, ऑर्बिटल है 1s, इसकी ऊर्जा सबसे कम। इससे ज़्यादा ऊर्जा 2s की, फिर 2s से ज़्यादा 2p। देखो ये दूसरे कोश के हैं दोनों, लेकिन ऊर्जाएं समान नहीं है। हाँ, एक की इसमें ऊर्जाएं समान होंगी, आप पढ़ोगे इसमें परमाणु संरचना में। ऐसे परमाणु या आयन जिनमें केवल और केवल ओनली एंड ओनली एक इलेक्ट्रॉन होता है, ऐसे परमाणुओं में एक ही कोश के सभी उपकोशों की, सभी कक्षकों की, किसकी, एक ही कोश के सभी उपकोश या सभी कक्षकों की ऊर्जाएं समान होती हैं, जिनमें केवल और केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे हाइड्रोजन के लिए बात करें तो 2s और 2p की ऊर्जाएं बराबर होगी, 2s बराबर 2p। लेकिन एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं के लिए बात करें, आयनों के लिए बात करें, तो ये ऊर्जाएं समान नहीं होंगी, 2s और 2p की ऊर्जा भिन्न होगी। 2p से ज़्यादा ऊर्जा 3s, फिर 3s से ज़्यादा 3p। अब वैसे तो तीसरे कोश में कौन सा उपकोश और बच गया, 3d, लेकिन 3d और 4s की ऊर्जाओं में देखें तो 3d की ऊर्जा ज़्यादा होती है, 4s की कम होती है। तो यहाँ 3d नहीं आएगा, पहले 4s फिर 3d आएगा। इस तरह से ऊर्जाओं का ये बढ़ता क्रम होगा। फिर 3d के बाद 4p, अब 4s तो हो गया ना, 4p के बाद 5s, फिर 5s के बाद 4d। इस तरह से ऊर्जा का बढ़ता क्रम होगा। अब इसको याद कैसे करेंगे, इसको याद करना मैं सिखा देता हूं। जैसे आपको थोड़ा सा आवर्त सारणी में अगर अपन चलें, तो आवर्त सारणी में आपने देखा होगा जो लाइन होती हैं, कौन सी लाइन, क्षैतिज रेखाएं, हॉरिजॉन्टल लाइन, इनको क्या कहते हैं अपन, आवर्त। और कितने आवर्त होते हैं, 7। प्रथम आवर्त 2 तत्व होते हैं, द्वितीय आवर्त 8 तत्व, तृतीय आवर्त 8 तत्व। तो पहले आवर्त में 2 तत्व हैं, तो 2 तत्व कौन से ऑर्बिटल में आएंगे, अधिकतम 2 तत्व हैं, उनके इलेक्ट्रॉन अधिकतम कौन से कक्षकों में आ जाएंगे, कौन से उपकोश में आ जाएंगे, s में। फिर 8 और 8 है, दूसरे आवर्त में 8, तो 2s में और 6p में। फिर तीसरे में भी 8 है, तो 2s में और 6p में। तो पहले s, ठीक है, फिर यहाँ से लिख दो s। याद करने का तरीका बता रहा हूँ, इनकी ऊर्जाओं का याद होगा तो फिर आपको विन्यास लिखने में दिक्कत नहीं आएगी। s, फिर 2 बार sp और sp। ये प्रथम आवर्त में 2 तत्व, उनका विन्यास। फिर ये दूसरे आवर्त के 8 तत्वों का विन्यास हो जाएगा, ये तीसरे आवर्त के 8 तत्वों का विन्यास। तो पहले s, फिर sp sp। फिर चौथे आवर्त में 18 तत्व होते हैं, 2s
s ऑर्बिटल के होंगे, 2 s खंड के होंगे, 10 d खंड के और 6 p खंड के। ये मैंने खंड नाम क्यों दे दिया? जिस उपकोष या ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाते हैं अपन उनको उन्हीं खंड के तत्व बोलते हैं। अगर अंतिम इलेक्ट्रॉन s में जाएगा तो s खंड के, p में जाएगा तो p खंड के, d में जाएगा तो d खंड के। तो पहले s, फिर sp, फिर sdp, फिर sdp। रिपीट हो रहा है, देखो ये sp रिपीट हुआ, sdp और sdp 18 और 18, क्योंकि 2 10 12 और 6 18। फिर sfdp, फिर रिपीट हो जाएगा sfdp। अब ये देखो ऊर्जा का क्रम बन गया। ये कौन सा s होगा? 1s, सबसे कम ऊर्जा। अब ये कौन सा s होगा? 2s, और ये 2p, तो s sp। फिर ये कौन सा हो गया? 3s, और ये 3p। अब ये कौन सा s होगा? 4s। अब d कौन सा होगा? 3s 3p आ गए, अभी तो 3d नहीं आया है ना। 3 में थर्ड कोष में, तृतीय कोष में d उपकोष या ऑर्बिटल होते हैं, तो ये 3d आएगा पहले, ये 4p। अब ये कौन सा s आ गया? 5s। अब d 4d, ये कौन सा p होगा? 5p, ये 6s। अब बताओ f कौन सा आएगा? f जो ऑर्बिटल या उपकोष है वो कौन से कोष में आता है? पहली बार प्रथम में नहीं आता, द्वितीय में नहीं आता। प्रथम कोष में केवल एक s उपकोष है, एक ही तरह के ऑर्बिटल हैं s। दूसरे में s और p, तीसरे में spd, द्वितीय कोष में d नहीं होता, ध्यान रखना ये बहुत ज़रूरत पड़ेगी अपने को। तो spd, फिर चौथे कोष में spdf, तो पहली बार f कहाँ आएगा? 4f। ये कौन सा d आएगा पहले? अभी 5d, और ये 6p, ये 7s, ये 5f, ये 6d, और ये 7p। तो ये विभिन्न उपकोषों का, विभिन्न कक्षकों की ऊर्जा का ये बढ़ता क्रम है। पहले s यानी 1s, फिर sp 2s 2p, फिर sp 3s 3p, फिर sdp 4s 3d 4p, फिर sdp 5s 4d 5p, फिर sfdp 6s 4f 5d 6p, और फिर sfdp 7s 5f 6d 7p। याद कर लोगे, ये याद होना जरूरी है। ऊर्जा का क्रम याद होगा तभी अपन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिख पाएंगे। चलो नोट करो। कुछ किताबों में वो साइमन स्पीसीज बना रखी है कुछ इस तरह से, तो वो आप किताब में देख के बना लेना, ठीक है ना। साइमन स्पीसीज बोलते हैं, उसमें भी वही क्रम आएगा निकल के, 1s फिर 2s 2p इस तरह से, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना, मैंने बताया था कैसे लिखते हैं। n कोष की संख्या, फिर l उपकोष का संकेत या ऑर्बिटल का संकेत, और फिर पावर में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो ये कोष लिख देंगे पहले, तो कौन सा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। ये उपकोष SPDF जो भी है, और ये इलेक्ट्रॉन
जैसे हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक बताओ कितना होता है 1, परमाणु क्रमांक को यहाँ लिख देते हैं या ब्रैकेट में लिखना चाहो तो Z=1। अब एक इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन में, कौन सी ऑर्बिटल में या ऑफकोर्स में आएगा 1s में। कहाँ कैसे लिखेंगे इसे 1s, और एक इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन को ऊपर पावर में लिख दो 1s1। ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। हाइड्रोजन के बाद हीलियम का परमाणु क्रमांक 2, यहाँ लिख देते हैं परमाणु क्रमांक को, या चाहो तो ऐसे लिख दो Z=2। अब कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं अधिकतम s उपकोष में, एक ऑर्बिटल है 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में आ जाएंगे 1s में ही आ जाएंगे 1s2। लिथियम, लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है 3। अब 3 इलेक्ट्रॉन है तो पहले इलेक्ट्रॉन सबसे कम ऊर्जा वाले ऑर्बिटल में या उपकोष में आएंगे, तो पहले 2 इलेक्ट्रॉन s में तो 2 ही आ सकते हैं अधिकतम। अब एक बच गया तो 1s के बाद अब ऊर्जा के क्रम में कौन आ रहा है आगे, कौन किसकी ऊर्जा ज़्यादा है 2s की, तो 2s में एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा 1s में 2, तो इसका विन्यास होगा 1s2 2s1। यहाँ कॉमा नहीं लगाते। चौथा बेरिलियम, परमाणु क्रमांक 4 है बेरिलियम का, ठीक है। ये परमाणु क्रमांक के नीचे इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बता रहा है। क्या होगा इसका विन्यास 1s2 और 2s, अब 2 इलेक्ट्रॉन बच गए तो 2। अब एक चीज और बताते हैं, Li धनायन बना लिया मैंने, परमाणु क्रमांक नहीं बदलता, ध्यान रखना। परमाणु क्रमांक तो इसका भी कितना रहेगा 3 ही रहेगा। नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या 3 रहेगी, पर इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन अब 2 ही रह जाएंगे। तो कौन सा इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल जाएगा, ये, क्योंकि ये नाभिक से दूर है, इस पे नाभिक का आकर्षण बल कम है। तो Li धनायन का विन्यास क्या लिखेंगे, केवल 1s2, ये एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया। ऐसे ही बेरिलियम का परमाणु क्रमांक चेंज नहीं होगा इलेक्ट्रॉन निकलने पर, बेरिलियम 2 धनायन, परमाणु क्रमांक 4 ही रहेगा, इलेक्ट्रॉन कम हो गए हैं 2, ठीक है। तो इसको तो हटा ही दो, है ना। Li धनायन का विन्यास 1s2 और Be 2 धनायन में 2 इलेक्ट्रॉन रह गए, तो इसका विन्यास भी 1s2, ठीक है। चलो नेक्स्ट अगले लेक्चर में पढ़ाएंगे। कुछ समझ में आया? चलो।